कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ये आपका भाई है? निया ने दूसरा सवाल किया इला से। चुन्नू को हसरत भरी नज़रों से देख। हाँ, मेरा ही भाई है, इला का ये बोलते हुए माथा ठनका। अभी के लिए निया की नज़र चुन्नू पर ही अटकी थी। ये देख इला ने झट से स्नेह को पकड़ा। ओए सुन, ये चमनिया पर लाइन मार रही है। चुप करो, 1 मिनट में लाइन मार रही है, ये तुम्हें पता चल गया? कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे मामा ससुर आए हैं। तो क्या करूं, यहाँ गड्ढा खोद कर बैठ जाऊं? इला बोली थी। क्या है मुझे बताओ, अनुज मुंह आगे करता हुआ बोला। मुझे भी। विवेक निया को खोए हुए देख उसके साइड से आकर बोला, तो इला ने इशारों इशारों में सब कहा। तो अब की मोह ने हाथ बांध मुड़कर उन्हें देखा नहीं, घूरा। अभी के अभी सब लोग गायब हो जाओ यहाँ से, आवाज़ वहाँ तक जा रही है, कुछ तो सोचो। शादी फिक्स करवानी है कि हम सबका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता, ये सबको जता देना है। स्नेह, चुन्नू को खाना दो, सुबह से भूखा है वो। भाभी मैं हेल्प करूं कुछ? जाती हुई स्नेह से निया मुड़कर बोली, तो सबने एक टक स्नेह की तरफ देखा और इला ने आंखें चलाई, जैसे स्नेह को ये बोल रही हो कि देखो मैं सही थी। इला, ये तुमसे भी 2 कदम आगे है। अनुज मुंह में ही बोलता हुआ इला के कान के पास गया। मजा आएगा जीजू, क्योंकि चमनिया हर बात में आगे है, पर रोमांस मेरी भाई के बस की बात नहीं। ये लड़की पटाखा है, पटाखा। अब तेरा क्या होगा दादी? इला हाथ उठाकर बोली, तो विवेक ने उसका हाथ मुंह को देखते हुए नीचे किया। धीरे धीरे बोलो, भैया खा जाएंगे, कच्चा नहीं तो। नहीं निया, तुम मेहमान हो, बैठो, मैं जाती हूँ। अभी तो आई हो, थक गई होगी। स्नेह बड़े प्यार से निया को समझा रही थी। दीदी तुम भी बैठो, मैं जा रहा हूँ, विनीता दीदी हैं किचन में, मैं उनसे ले लूँगा। चुन्नू आगे बढ़ता हुआ बोला। ओए चुन्नू, मूड खराब है बेटा, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई? विवेक ने मुँह के मुड़ते ही निया को देखते हुए चुन्नू से पूछा। खराबी होगा जीजू, इन रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के चक्कर में वो सब सोचने लगी हैं कि मैं पार्ट टाइम कूली हूँ, तो 10 को 10 ब्रेकअप करने की धमकी दे रही हैं। उसने भी पलट कर वैसे ही जवाब दिया, तो अब की सब खिलखिलाकर एक साथ हंस पड़े और निया ने चेहरे पर हाथ लगाकर उसे देखा। निया, इसकी 10 गर्लफ्रेंड्स हैं, ये बहुत बुरी बात है ना? अनुज ने बड़े प्यार से उससे पूछा। तो वो मुस्कुराई और मुड़कर अनुज की तरफ देखा। वो ब्रेकअप भी तो कर रही हैं भैया, निया बड़े आराम से बोली, तो उन सब की एक साथ आंखें चमकी। क्या होगा अब? वो सब एक साथ बोले और निया ने अब की सब की तरफ अजीब से देखा। तो अंततः इला और आनो की शादी होने वाली थी। आनो की इतनी दिन की टेंशन हटी। अब मामा जी ज़्यादा रुक नहीं सकते थे, तो मजबूरन कुंती देवी को उनके इसरार को मानना पड़ा और शादी इसी महीने रखनी पड़ी। तो आनो को तो डबल खुशी हुई, पर उसका खुशी पर एक राहु केतु विराजमान अभी भी था, निया नाम का, जो कि स्नेह और विभा के साथ इला के घर जाने वाली थी। आज स्नेह और विभा को विवेक वहाँ ले जाने वाला था, तो वो भी कह रही थी कि वो जाएगी। तुम रहने दो, वहाँ जाने का क्या करोगी? वहाँ जाकर मेरे साथ घर चलो, देखो मेरी शॉपिंग करवाना तुम, और फिर मामा जी भी तो अकेले रह जाएंगे। भाई डैड अकेले रहकर इम्यून हो चुके हैं, यू नो। अनुज भाई, अमेरिका में ना डैड और मॉम बहुत रेयर है जो एक साथ मिले आपको, और वैसे भी मैंने पूछ लिया है डैड से। देखो निया, कोई गड़बड़ मत करना वहाँ, और ये चुन्नू पर लाइन मारना बंद करो। वहाँ कुंती दादी है ना, जान गई तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी छिछोरा समझेंगे। लाइन नहीं मार रही, मैं फुल टाइम सेटल किया आपके साथ। क्या बोलते हैं? वो विवेक की तरफ देखकर बोली। साले को। इंडिया में ना जोरू के भाई को साला बोलते हैं, विवेक क्लियर करके बोला। पर स्नेह और विभा अभी भी निया को देख रही थी। उसकी बेबाकी देख अब तक जान तो वो भी गई थी कि ये इला की ननद इला से भी 2 कदम आगे है, पर इतना। भाभी ले चलेंगे ना आपके साथ मुझे भी? वो स्नेह के गले लटक कर प्यार से बोली, तो उसने सर हामी में हिला दिया और आनो ने पैर पटके। स्नेह जब कमरे में आई तो मोह बेड पर आधा लेटा हुआ था। उसने हाथ में पकड़ी साड़ी साइड में रखी, उसके सर की तरफ बैठी। सुनिए, वो उसके बालों को सहलाकर बोली।
मुझे पता है पूछने आई हो कि जाऊं या नहीं, पर तुम्हें मेरा जवाब पता है स्नेह। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम जाओ। आप भी चलिए, स्नेह मुस्कुराकर बोली। शादी के इन गुजरे सालों में मोह की ये आदत बिन बोले ही अब सब जान गए थे, इसलिए अब स्नेह उसे साथ ही ले जाती थी। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े ले जाना, मुझे आनो की अभी शॉपिंग करवानी है और बाकी बहुत काम उसकी शादी से रिलेटेड हैं, तो रुकना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जैसा आप कहें। और वैसे भी आनो भैया भरे पड़े हैं, जानते हैं निया सारा सामान पैक करके हमारे साथ चल रही है। अच्छा, दादी से बचाना उसे, वरना उसके इरादे उन्हें पागल ना कर दे। वैसे चुन्नू और रीला इस मामले में उन्हें पहले से थोड़ा बहुत दिन में तारे दिखाते हैं, लेकिन निया पता नहीं क्या भरा है उसके दिमाग में। क्या लगता है ये चुन्नू को पटा लेगी? पता नहीं, भगवान जाने। इरादे तो उसके ऐसे ही हैं। स्नेह मोह की बात सुनकर हंसी थी और बढ़कर उसके हाथ से अपनी साड़ी ली थी, जो वो बात करते करते पलट चुका था। अरे, आपको तो बुखार है। स्नेह उसके हाथ स्पर्श करते ही तुरंत फिक्र से भर गई। बस ऐसे ही, आजकल सर्दी बढ़ गई है ना, शायद इसलिए। मोह उसकी हथेली चूमकर बोला था। मैं आज रुक जाती हूँ, आपको बुखार है। स्नेह उसका चेहरा छूती हुई बोली थी। रुक जाओ ना, मैं तो चाहता ही नहीं तुम जाओ। मोह उसके सीने से लगा था। आप कुछ बताते भी नहीं मुझे, मैं ना कभी कुछ ना बताऊं तो नाराज हो जाते हैं, स्नेह शिकायत करके बोली। मौका देता हूँ, तुम नाराज हो मुझसे, पर तुम्हें नाराज होना आता ही नहीं मुझसे। अरे 3-4 सालों में कुछ तो सीख लेती अपने पति से। जाइए, कुछ भी। सुनिए, आपका सामान रख रही हूँ, आज मेरे साथ ही चलिए। आपको कौन सा अलग शहर है, कल आ जाना। अब तबीयत खराब है तो आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मन नहीं लगेगा मेरा। मतलब मुझे भर लोगी गाड़ी में, पर मायके ज़रूर जाओगी। कितना प्यार होता है ना तुम लोगों को मायके जाने से। वो उसे लेटा लेट उसके सीने पर सर रख कर बोला। आप ऐसे हैं ना, तभी मुझे हर बात से प्यार है, सब अच्छा लगता है, हर बात की खुशी लगती है। स्नेह उसके हल्के गर्म माथे को होठों से छूते हुए बोली तो मोह ने पलकें बंद की। लोग कहते हैं कि कोई भी बीमारी दवा से ठीक होती है, बिल्कुल सही है, पर यूं समझकर प्यार से एक बार समेट लेने से अक्सर असर कम सा लगता है। जिंदगी मोहब्बत बिना हो तो हमारे एहसास बीमार हो जाते हैं। जिंदगी जीने की चाहत अक्सर हर कठिनाई से निकाल लाती है। ये समझने का ही तो खेल है बस। लेकिन विडंबना यही है कि लोग पैसे से दवाई दिलाकर एहसान जता देते, लेकिन पल भर ठहर सीने से लगा ये नहीं बोलेंगे कि सुनो, तुम बीमार ना हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ से चलते टाइम आप रास्ते से डॉक्टर को भी दिखा लेना। ऐसा करती हूँ मैं, आपकी स्वेटर निकाल रख लेती हूँ, आप आजकल ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो अभी तक कुछ ना कुछ बोल रही थी और मोह सुकून से पलकें बंद किए उसके सीने पर सर रखा था। अदरक वाली चाय बना दूँ, पियेंगे अभी? मैं वही सोच रहा था कि अभी तक तुम ये बात बोली क्यों नहीं। वैसे तो चाय का भगोना हाथ में ही रहता है तुम्हारे। आप भी ना, स्नेह मुस्कुराई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मेरे पास है। मोह सोखी से बोलता उस पर अपनी पकड़ कस चुका था। सुनिए। मोह वैसे ही बोला। मुझे ईला की शादी में साड़ी नहीं पहननी। मैं कौन सा कह रहा हूँ साड़ी ही पहनो, जो पहनना है वो पहनो। नहीं, आप बताइए ना, कोई ड्रेस पहन लो। आजकल डिज़ाइनर ड्रेसेस में इतने ऑप्शन हैं, कहो तो मैं ऑर्डर कर दूँ। तुम्हें याद है एक ड्रेस जब हम पिछली बार अवनी के बर्थडे पर शॉपिंग पर गए थे, मॉल में थी। रहने दीजिए, मैं साड़ी ही पहन लूँगी। उसका एक हाथ ही गायब था। मानती हूँ ड्रेस अच्छी थी, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि एक हाथ गायब करके कौन सी उसमें खूबसूरती बढ़ जाएगी। स्नेह मुँह बनाकर बोली तो अब की मोह खिलखिलाकर हंसा। वो 1.5 लाख की ड्रेस थी स्नेह, क्या एक हाथ गायब था? वो हंसता हुआ उसका चेहरा हाथों में लेकर बोला। इतना प्यार आता था उसे उसकी इन बातों पर। आपको बुखार क्यों आया? वो सब बात भूल फिर उसका माथा छूकर फिक्र से बोली तो मोह दोबारा उसे खुद से लगा चुका था, कसकर प्यार से मोहब्बत से। नमस्ते दादी जी। निया एकदम से चहक कर कुंती देवी के आगे हाथ जोड़कर बोली थी तो एकदम से उसकी बुलंद आवाज़ पर कुंती देवी ने सीने पर हाथ रखा था।
नमस्ते, कौन हो तुम बिटिया? कुंती देवी संभल कर बोली। ये मेरी ननद है दादी। अकेले बेचारी बोर हो रही थी तो चली आई। ईला खटिया पर फैली हुई बैठी बोली तो मोह ने उसके सर पर टफली मारी। अब तो बाल सही कर लो, शादी है तुम्हारी। मोह उसके पास ही बैठ कर बोला। उसके पास ही पड़ी कुर्सी पर विवेक सेटल हुआ। ना ना लल्ला, ये ना बोलो, पूरा घर काम करे ये तो रानी साहिबा, इन्हें कुछ ना कहो। बैठो बिटिया। कुंती देवी ईला को ताना मारकर नियत से बोली। क्या जीजू, मेरी ननद आई है, कुछ तो इज्जत रख लो मेरी। ईला धीरे धीरे बोली। रहने दो, तुम्हारी ननद के कर्म देख मन नहीं होता। मोह बोला तो विवेक खुलकर मुस्कुराया। चमन लाल, कहाँ रह गया ये लड़का? अरे देखो, सब आकर बैठे हैं, ये लड़का गायब है। कुंती देवी चिल्लाई तो चुन्नू कमरे से उलझा फुलझा छल्लाता हुआ निकला था और आकर मोह और विवेक के पैर छुए थे। क्या है दादी, चैन नहीं तुमको भी? और कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे चमनलाल मत बोला करो। हाउ क्यूट, चमनलाल क्या नाम है? निया बोली तो चुन्नू का ध्यान उसकी तरफ गया। इस हाफ माइंड को यहाँ कौन लाया? कौन लाया? वो थोड़ा तेज बोला। ओए, मेरी ननद है वो, ऐसे मत बोलो। कर्मों से कोई भी बता देगा तुम्हारी ही ननद है, चिल्लाओ मत। क्या मतलब, मैं पागल हूँ? मानती हो ना तुम भी कि ये पागल है? चुन्नू ईला को उसी की बात में फंसा कर बोला। अरे चुप करो कमबख्तो, कोई है ऐसा जिसके सामने मेरी कुछ इज्जत बाकी रखी है तुम लोगों ने? दामादों की नज़र में तो मैं नाम ही निकल गया है। कम से कम किसी के सामने तो इज्जत रख लो। इस उम्र में चिल्लवा चिल्लवा कर मार डालेंगे मुझे ये दोनों। कितना अच्छा है ना सब। निया मुँह पर हाथ लगाकर बोली तो अब की कुंती देवी ने उसे अजीब से देखा। बिटिया, ये सब अच्छा लगे है तुमको, ये बोल रही हो क्या? हाँ दादी, बस यही। और मुझे आपसे कुछ कहना है कि आप अपने इस पोते से मेरी शादी करवा दीजिए। निया एकदम से बोली तो कुंती देवी के साथ घर में बाकी सब जहाँ थे वहीं रुक गए। चिड़िया उड़ना बंद कर चुकी थी, बादल बहना बंद हुए और मोह ने धीरे से स्नेह के पास जाकर कहा, जाओ चाय बना लाओ, मैं बीमार हूँ। मोह बोला तो स्नेह ने मुड़कर बेचारेपन से उसे देखा। निया, हमारे यहाँ ऐसे शादी की बात नहीं होती, स्नेह उसे समझाकर बोली थी कमरे में लाकर। तो कैसे होती है भाभी, वहाँ अमेरिका में तो सब ऐसे ही बोल देते हैं। वो अमेरिका है निया और ये इंडिया। देखा तुमने, दादी बेहोश होते होते बची थी तुम्हारी बात सुनकर। वो तो मोह जीजू ने ये बोल दिया कि तुम मजाक कर रही थी, वरना आज दादी पक्का निकल जाती। क्या चाहती हो, दादी निकल लें और उनकी 13वीं और तुम्हारा देश निकाला एक साथ हो? इला उसे समझाकर बोली। नहीं भाभी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब मेरा बचपन का प्यार, जवानी का दुलार, ओल्ड एज का बहरापन सब आपका भाई ही है। बचपन बोल रही है शायद। विवेक सबको उसकी कही बात समझने की कोशिश करते हुए देख बोला। मुझे समझ में नहीं आता कि इस हाफ माइंड को समझाया क्यों जा रहा है। अरे नहीं करनी मुझे इससे शादी, ये मेरे घर में आग लगा देगी। चुन्नू कमरे में आते हुए बोला। आप ऐसे ना बोला करिए गुस्से में, आप और दिलसक लगते हैं। स्नेह दिलकश नहीं, दिलसक है तुम्हारा भाई इसकी नज़र में। मोह वहीं लेटे लेटे स्नेह से बोला था। एक तो यार समझ नहीं आता आपका भी विवेक जीजू, इसे हिंदी सिखाने के चक्कर में उर्दू क्यों सिखा रहे हैं आप इसे? और सिखा भी रहे हैं तो ये बोल भी क्यों रही है? चुन्नू उसकी उर्दू हिंदी की माँ बहन सुन झल्लाया था। मैंने क्या किया? ये सब अनुज भाई की गलती थी, उन्होंने ही इसे बताया है कि प्यार की भाषा उर्दू में ज़्यादा अच्छी लगती है। देख लो विभा, तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है। अपने जीजू पर चढ़ना बंद करो तुम। विभा तुरंत एक्शन में आई। आप गुस्सा क्यों होते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? निया उठते हुए चुन्नू के सामने आई। नहीं, चुन्नू तपाक से बोला। पर मुझे तो हो। ये पागल है, चुन्नू इला से बोला था। पता नहीं, लेकिन घर वालों को जरूर कर देगी। जानते हो माँ क्या पूछ रही थी मुझसे कि बेचारी को क्या किसी बात का सदमा लगा है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? विभा बोली थी। और क्या, दादी बेचारी मरते मरते बची। विवेक अपनी बीबी की बात पर सहमति देकर बोला था। मोह जीजू, आप प्लीज़ आनो जीजू से बात करिए, लड़की मुझे नहीं चलेगी। और तो और इसका तो दिल भी नहीं टूटता, लड़की है कि बिरला सीमेंट। चुन्नू अब की मोह के पास बैठा था। देखो मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी, अभी करो या 10 साल बाद, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
पहली नज़र का पहला प्यार मैं खुशी खुशी कर लूँगी अगर तुम नहीं मानते तो। निया उंगली उठाकर उससे बोली थी। ये क्या कर लेगी खुशी खुशी? चुन्नू उलझा था। वो खुद खुशी बोल रही है, आपकी स्नेह ने समझाया था। हाय, मेरी बीबी भी होशियार हो गई है। मोह उसे देख प्यार से बोला था। पहले भी थी जी, स्नेह शर्माती हुई बोली। हो गया हो तो जीजू मेरे टॉपिक पर ध्यान दीजिए। ये क्या बोलती है, इसे खुद भी पता है? चुन्नू जो लगभग मोह में घुसा बैठा था, उनके रोमांस के बीच बेचारा सा मुंह बनाकर उससे लगकर बोला, सब हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। अभी के लिए पागलों के सरदार की शादी की तैयारी देखते हैं, उसके बाद इसे उसी के पास छोड़ देंगे। वैसे सच बता, वाकई पसंद नहीं है तुझे? मोह धीरे धीरे चुन्नू से बोला था। तो चुन्नू ने पलके उठाकर उसे देखा था, बिल्कुल स्नेह की तरह मासूमियत से। जीजू ये मेरा घर बेच देगी? वो बोला तो मोह ने हंसकर उसे पहलू में लिया था। खैर कुंती देवी ने मान लिया था कि इला की ननद में 2 इला समाई हुई थी, इसलिए उसकी सुबह की बात को हवा में मान वो आगे शादी की तैयारियों में जुट गई थी। सब काम जल्दी जल्दी के थे तो रात को रमन आते आते कला को ले आया था। मोह का बुखार कुछ हल्का हुआ था, इसलिए उसे आनों के चक्कर में जाना पड़ा। विवेक भी चला गया था। अब बची सोमवती बुआ, तो अब की सूरज पश्चिम से निकल आया था। बुआ रेलवे स्टेशन से खुद ऑटो करके घर आ गई थी और आते ही निया से टकराई थी। अरे राम राम, आंखें है कि बटन देख कर नहीं चल सकती क्या? सोमवती झल्लाई थी और पूरा घर इकट्ठा हुआ था उनकी आवाज़ सुनकर। ये पहना क्या है और कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा। बुआ निया के चारों ओर घूमकर बोली। उसका अतरंगी सा टॉप और नीचे स्टाइलिश डिजाइनर स्कर्ट को देखकर। लंबी है ना थोड़ी स्कर्ट? मैंने कहा था स्नेह भाभी से, पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा छोटी नहीं पहनना। निया आधा से बोली तो सोमवती बुआ के साथ पीछे खड़ी इला और चुन्नू के साथ बाकी घर वालों के भी दिमाग से ऊपर गई उसकी बात। वैसे मैं निया, आप कौन? इसे पता है कि ये क्या बोल रही है? चुन्नू इला से धीरे से बोला। सही तो बोल रही है, स्कर्ट वाकई लंबी है। इला ने पलट कर कहा। अम्मा अम्मा, ये कौन है? जब सोमवती बुआ को कुछ समझ ना आया तो वो कुंती देवी की तरफ बढ़ी। अरे ये इला की ननद है, विदेश से आई है तो थोड़ी शरारती है, उसे छोड़ो, तुम बैठो। अब की फ़ोन नहीं किया? रहने दो अम्मा, बड़ी तकलीफ हो जाती है सबको। और ये इला की ननद है, देखकर ही पता चल गया। क्यों, क्या खराबी है इसमें? इला सामने आई थी। चुन्नू जी ये कौन है? निया अदा से बोली थी। तुम्हारा भविष्य है देसी मॉडल। वो चिढ़ा था। और ये चुन्नू जी क्या होता है? और ये शर्माना बंद करो, स्नेह दीदी से ट्रेनिंग ले रही हो? आपको कैसे पता? निया बोली तो चुन्नू उसके पास से हटा। तब तक इला और बुआ की तू मैं शुरू हो गई। आई नहीं कि लड़ने लगी, पता नहीं आती ही क्यों है। वो सोमवती बुआ के पास बैठकर ही बोला था, अपनी अम्मा के घर आती हूँ, कल को तेरी आशा है तो ना बुलाना मुझे। शुरू हुआ था बुआ और चुन्नू के साथ इला हंगामा। चूँकि बुआ बहुत दिनों बाद अब की आई थी तो थोड़ा लंबा चलने वाला था। बाकी स्नेह वहाँ से हटी थी और साथ में निया को भी ले गई थी, क्योंकि क्या मालूम वो क्या बोल दे, इस घर में सारे हंगामे शुरू हो जाएं। तबीयत कैसी है आपकी? वो निया को अपनी आंखों के सामने बैठाकर मोह को फ़ोन करके बोली। ठीक है, बुआ आ गई? आ गई। चुन्नू से लगी पड़ी हैं। और जानते हैं आते ही किससे मिली थी वो? निया से। वो स्नेह के बोलते ही समझा था। हाँ और क्या, बचा के रखना वरना दादी को समझा दिया, बुआ नहीं समझेंगी। और चुन्नू को तो तुम जानती हो, आजकल चिढ़ा रहता है। मोह समझाकर बोला था। कोशिश करूँगी, आप घर टाइम से जाना, रात मत करना। वहीं आ जाऊँ? मोह उसकी बात सुन तुरंत बोला था। मैंने क्या मना किया है? पर आज नहीं, सब छेड़ते हैं मुझे फिर। स्नेह धीरे से बोली थी। मुझे नींद नहीं आती है तुम्हारे बिना, आजकल मुझे टाइम नहीं देती हो तुम। मुझे नहीं पता, कल शाम को मैं आऊँगा। आप भी ना? अच्छा ठीक है। और सुनिए, आप इस तरह नाराज़ नहीं होंगे मुझसे? अब इला की इतनी जल्दी शादी है तो थोड़ा बहुत तो बिजी हो सकती हूँ। दिन में रहो ना बिजी, पर रात में कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैंने बोल दिया है, बस वही होगा। ठीक है, स्नेह ने मुस्कुराकर बोला था। और उधर उसने उसकी ये मुस्कान महसूस कर उसने बालों को उंगलियों से संवारा था।
आप बात ही कर लो या मेरा कुछ काम करवा लो। आनो उसे देखकर बोला था तो उसने उसे लुक दिया था। सो मत जाना, रात को फ़ोन करूँगा। मोह उसकी बात हवा में उड़ाता हुआ स्नेह से उसी अंदाज में बोला, हाँ भाभी, सोना मत, आंखों में टेप लगा लेना और हो सके तो रात में घूमने लगना। और जब सब पूछें कि क्या कर रही हो आधी रात को, तो कहना कि मेरे पति परमेश्वर ने कहा है कि सोना मत, क्योंकि उन्हें बात करनी है। आखिर 10 दिन बाद वो बारात लेकर जो आ रहे हैं। वो फ़ोन उससे लेता हुआ स्नेह से बोला तो स्नेह खिलखिला उठी और फ़ोन रख दिया। क्या, लुक मत दो, इतना तो मैं भी बात नहीं करता। आनो उससे डरते डरते बोला था। तो मैं क्या करूं? मैंने मना किया है, करो बात। तुम्हारी साली का दिमाग खराब रहता है, जानते हो ना। आनो गाड़ी में बैठता हुआ बोला। ये बात बताऊं इला को, भगवान के लिए मेरी शादी हो जाने दो सही सलामत, हाथ पैरों के साथ। वो तुरंत बोला था। इतना डरते हो तो शादी क्यों कर रहे हो? मोह गाड़ी स्टार्ट कर बोला तो आनो मुस्कुराया था। क्योंकि वो मुझे कुछ सोचने ही नहीं देती है मोह, वो संजीदगी से बोला तो मोह ने उसे मुड़कर देखा। पहले मुझे अकेलेपन से डर लगता था मोह, भागता था मैं कभी तुम्हारे पास, कभी कहीं भीड़ में, पर जब से इला आई है मुझे अकेलापन अकेला नहीं लगता। मुझे ज़िंदगी में कुछ खोने का अब गम नहीं है। मैं खुश हूँ मोह, बहुत खुश। आनो बोला था और मोह ने उसके गाल पर हाथ लगाया था। जानता हूँ, मोह संतुष्टि से बोला था। बीतते हर दिन के साथ हंसते मुस्कुराते हुए इला आनो की कल शादी थी। इन दिनों उन भाई बहनों में एक चीज़ कुछ उन सबका मन दुखा गई थी, उनका यूं कुछ नए बंधन के साथ अलग होना। यही दुनिया की रीत है, कुछ एक जैसा नहीं रहता, बदलता है। कुछ नए लोगों के साथ नई यादें बनना और कुछ पुरानी यादों का किसी खास पल के लिए इकट्ठा हो जाना। फिलहाल घर फिर भर गया था, वही टिमटिमाती हुई लाइट, मेहमानों का शोर, खिलखिलाहट, पकवानों की खुशबू। रात हो गई थी और सर्दियों की रातों की गुनगुनी सी आग आंगन में जल रही थी, जिसके चारों ओर बैठे आधी रात को गिफ्ट पैक करते स्नेह, विभा, कला, इला और निया। निया, क्या हुआ, बड़ी चुप चुप हो? कला ने उससे पूछा। नहीं तो दीदी, मैं कहाँ चुप हूँ, मैं तो वैसे भी बहुत बोलती हूँ, इतना की तमीज़ ही नहीं है मुझे, वो बड़े दुख से बोली। तुम शायद तमीज़ बोल रही हो ना? स्नेह ने बड़ी मुश्किल से इला का मुंह बंद कर और खुद की हंसी कंट्रोल करके कहा। वो भर आई आंखों से बोली तो माहौल कुछ देर के लिए शांत हुआ। निया, तुम रो रही हो? विभा ने बड़े प्यार से उससे पूछा। नहीं भाभी, नहीं रो रही, मैं क्यों रोने लगी? चुन्नू ने कुछ कहा? स्नेह ने पूछा था। आपका भाई मुझसे कुछ नहीं कहता भाभी, मैं ही कहती हूँ। निया टेप उंगली से निकालते हुए बोली तो स्नेह मुस्कुराई। तो तुम भी कुछ ना कहो निया, वो उसके गाल पर हाथ लगाकर बोली तो उसने नज़र उठाकर उसे देखा। प्यार को किसी माहौल की, शब्दों की, नज़रों के सामने होने के असर तक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब बस जरिया होते हैं। अगर प्यार है तो आप कहीं नहीं हैं, फिर भी हर जगह हैं। शब्द भले किसी और के ही हों, पर उसमें आप ही होंगे। कोशिश इजहार करने के लिए ज़रूरी है, पर किसी के दिल में उतर जाने के लिए कोशिश नहीं, प्रेम की ज़रूरत होती है। अगर चुन्नू सच में तुम्हारा है तो ज़रूर मिलेगा तुम्हें, और अगर नहीं हुआ तो भाभी, निया ध्यान से सुनती हुई बोली थी। कुछ नहीं, बस उन पलों से प्यार करो जो उसके साथ तुम्हें मिले हैं। खुद से प्यार करो निया, क्योंकि तुम हिम्मत कर पाई किसी को प्यार करने की, सबके सामने जता पाने की। हाँ, मोहब्बत है तुम्हें उससे, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये तो मैं भी नहीं कर पाई थी, स्नेह उसे समझाते हुए बोली तो निया मुस्कुरा उठी। नहीं भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, आप डिज़र्व करती हैं मोह भाई को। उनके जितना आपसे प्यार कोई नहीं करता, और आप भी तो बहुत करती हैं, मैंने देखा है। निया खिलखिलाकर बोली तो बाकी सब भी मुस्कुराए। तुम हंसती हुई ही अच्छी लगती हो निया, इला और बाकी सब ने उसे ऐसे देखकर कहा। पता है, मैं हूँ ही काबिले तारीफ, अब की तीनों एक साथ बोली थी। अगली सुबह शादी की गहमागहमी में शुरू हुआ काम का दौर। बुआ ने बनारसी साड़ी के साथ चमकुआ स्वेटर डाल प्रपंच का जिम्मा उठा लिया था, तो उनके पास से गुजरती हुई निया उनके पास आकर बैठी। क्या बात है बुआ जी, ये स्वेटर तो बड़ा अच्छा है और आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं।
खूबसूरत कह रही हो ना तुम, बुआ इतरा कर उसे सही कर बोली। अब तक वो जान गई थी कि इसकी हिंदी उर्दू कितनी अच्छी है। हाय, इस लड़की जैसा मेरा एक भी भतीजा भतीजी नहीं है, उसकी बस यही बात मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। आओ तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलवाती हूँ, वो बोली तो निया ने झट से उनके पास बैठी। और दिन से अलग निया ने आज जिला का प्यारा सा सूट पहना था जिसमें उसकी सफ़ेद रंगत बेहद प्यारी थी। छत से नीचे देखते चुन्नू की नज़र उस पर जमी थी। बात तो थी उसमें, अमेरिका के खुले माहौल में पली बढ़ी वो उसके मिडिल क्लास घर में घुल मिल गई थी। यहाँ तक कि फूफा के साथ भी ऐसा नहीं था, उसमें कोई कमी थी कभी। अगर यूं खामोश होती तो बहुत खूबसूरत लगती। ऐसे ही नई मोहल्ले के लड़के उसे पलट कर देखते थे। आजकल अच्छा लगता था उसका यूं इजहार कर देना चुन्नू को। वो दूर से उसे देख मुस्कुराया था। इधर इला मैडम का आज पार्लर में पहली बार प्रवेश हुआ था। स्नेह उसे खुद ले गई थी। उसे वहाँ टाइम था तो वहाँ से स्नेह कुछ देर के लिए हॉस्पिटल चली गई थी। पिछले कुछ महीनों से उसका पीरियड अनियमित हो जाता था, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था तो उसने एक बार दिखा लेना ज़रूरी समझा। स्नेह, यू आर प्रेग्नेंट, डॉक्टर के कहे उसके कानों में पड़े हुए ये शब्द आज उसे दुनिया के सबसे अच्छे शब्द लग रहे थे। रास्ते और भी खूबसूरत हो गए थे। सड़कों का वो शोर आज उसे किसी सुरीली ताने की तरह लग रहा था। सही कहते हैं लोग, जब आप खुश हो तो दुनिया बहुत अच्छी लगती है। उसका मन कर रहा था वो नाचे गाए झूमे, और मोह ख्याल आते ही उसने सबसे पहले फ़ोन निकाला जिस पर पहले से ही इला की कई मिस्ड कॉल आ चुकी थी। वो कुछ थमी अभी के लिए, उसे इला पर ध्यान देना, इसलिए वो वापस पार्लर की तरफ जल्दी से मुड़ गई। मैं कोई तुम्हारा 4 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ जो मुझे पार्लर में बिठाकर कुंभ के मेले में खोकर भूल गई थी। वो स्नेह को देखकर चीखी थी, और स्नेह की थी कि उसकी मुस्कान थमी नहीं पा रही थी। एक तो उस खबर से, दूसरा इला को आज पहली बार इतना सुंदर देखकर। बेहद हल्के पिंक कलर के लहंगे में, जिसमें दादी ने 1000 मसले फिट किए थे कि दुल्हन का लहंगा तो लाल होता है, फिर भी उसने वही पहना था। बहुत सुंदर लग रही थी वो, रोज की इला लग ही नहीं रही थी। ये भंडारे में 4 पूड़ी एक्स्ट्रा मिलने वाली मुस्कान क्यों सजाए हो मुंह पर? शादी मेरी है, पागल तुम हो गई हो क्या? बहुत सुंदर लग रही हो, स्नेह खिलखिलाकर उसकी बात सुन उसे गले से लगाकर बोली तो इला ने भी पलटकर उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। अब चलो स्नेह, मैं इतनी सच कर थकी जा रही हूँ, जल्दी जल्दी शादी कर लेती हूँ। और वैसे भी एक और ब्रश अगर मेरे मुंह पर चला तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। और एक बात बताओ, ये बिकनी वैक्स क्या होता है? वो बोली थी तो स्नेह ने उसके सर पर चपत लगाई। उसे लेकर बाहर आई थी। रमन गाड़ी लेकर आ गया था। इधर घर के सब सजे, सभी बच्चे गुड्डे गुड्डियां बने, सबकी नाक में दम किए हुए थे। बारात लगभग आने को थी। जीवन के साथ साथ हमेशा की तरह चुन्नू की भी रेल बनी हुई थी। स्टेज से लेकर बाकी व्यवस्था उसी के जिम्मे थी। ब्लैक हुडी और जीन्स डाले वो स्नेह के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह उसके कपड़े उसी के पास थे। चुन्नू झल्लाया हुआ जाकर निया से टकराया, जो सामने से आती हुई बरमाला की प्लेट स्टेज पर रखने जा रही थी। आंखें बेच आई हो क्या? वो चिल्लाया। इट्स वेरी रूड, दिस टाइम इज नॉट माई मिस्टेक, निया पलट कर चिल्लाई तो चुन्नू कुछ थमा था। संजीदा होकर उसे देखा था उसने। जैसी हो वैसी रहो, क्योंकि बदलाव एक पल को भले ही अच्छा लगे, एक वक्त पर वो आपके लिए ही बोझ हो जाता है। वाट? वो ना समझी से बोली। ये सूट ये साड़ी तो हमेशा तो पहनती नहीं होगी ना? किसी को इम्प्रेस करने के लिए गलत आदतें बदली जाए तो वो अच्छा, पर खुद को बदला जाना तो इसका मतलब तुम खुद को गलत ही मानती हो। नहीं, वो पलट कर तुरंत बोली थी। तो खुद को चेंज करना बंद करो, जैसी हो वैसी अच्छी हो। मुझे तुम्हारे जीन्स शर्ट टॉप सबसे प्रॉब्लम नहीं है। बोलता हुआ चुन्नू निकला था और वो समझती हुई खड़ी रह गई थी। और जब समझ आया तो ना जाने क्यों पलकें भीग गई थी उसकी। सही कहा था मोह ने आनों से, इन भाई बहनों के हंसी खेल पर मत जाओ। ये वो तरासे हुए हीरे हैं जो जिसके हिस्से जाएंगे उसकी ज़िंदगी जगमगा उठेगी। बारात आने का शोर हो उठा था और निया का मन जगमगा उठा था। और इधर इला को लाती हुई गाड़ी के शीशे से स्नेह की नज़र मोह पर जमी।
वाइट शर्ट पर ब्लेजर डाले वो आनो की कार के पास खड़ा उसके मन की बेताबी बढ़ा रहा था। किसी ने सच ही कहा है, ये माँ बनने की खुशी जब मिलती है तो उन दिनों पति कुछ ज़्यादा ही प्यारा हो जाता है। स्नेह का मन किया कि निकले गाड़ी से और भागकर मोह के सीने से लग कर कहे, सुनिए, कोई आने वाला है जो कुछ आप जैसा होगा, कुछ मेरे जैसा होगा। वो जैसा भी होगा मुझे आपसे कुछ कम ही प्यारा होगा। झिलमिल सितारों से सजी रात में गूंजती मंगल सूरों में ईला आनो की वरमाला संपन्न हुई। सच में आज ईला ईला लग ही नहीं रही थी। इसका बड़ा सबूत आनो की नजरें थी, हट ही नहीं रही थी उस पर से। पीठ पर मुक्का मारूं तभी समझोगे कि लिपाई पुताई के पीछे मैं ही हूँ, वो आनो से धीरे से बोली थी। आज तो मार ही लो, आशिकी करवा लो इनसे, मौका देखा नहीं कि शुरू तो बीबी हो मेरी, मतलब अगले 3-4 घंटे बाद की। वो पलट कर बोला था तो ईला ने उसे घूरा था, जिसका उस पर आज कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो आगे कुछ कहती उससे पहले पूरी पलटन स्टेज पर तब तक उनके साथ फोटो लेने आ गई थी। क्या बात है ईला, ब्यूटी पार्लर लूट लिया तुमने, अनुज ने आते ही कहा था। सही बात है, मुझे तो 1 घंटा लगा खुद को समझाने में कि ईला के बाल आज सही से सुलझे हुए हैं और उनमें फूल लगे हुए हैं, वरना चुन्नू कह रहा था कि फ्लावर पार्ट तुम्हारे उलझे बालों में फंस गया है। विवेक मुस्कुरा कर बोला था, इस चुन्नू की तो गर्दन दबा दूंगी, उसने दांत पीसे। कंट्रोल ईला कंट्रोल, बहुत मेहमान है, खाने की थालियां लेकर भाग जाएंगे, ये सोचकर कि दुल्हन पागल हो गई है। पर प्लेट 200 रुपये नुकसान हो जाएगा, अनुज बोला था। वैसे मोजीजू कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ, मोह आते हुए बोला। पीछे पीछे स्नेह भी थी, जो कब से मौका ही तलाश रही थी उससे अकेले में बात करने का। कम से कम एक फ़ोटो तो साथ ले लो सब लोग, इला उसे देखकर बोली थी। पॉसिबल नहीं है, स्टेज पर जगह नहीं है। क्या चाहती हो, हम फैले पड़े हों यहाँ और तुम हमारी छाती पर बैठी क्या चाहती हो, हम फैले पड़े हों यहाँ और तुम हमारी छाती पर बैठी चुड़ैल की तरफ फ़ोटो खिंचवाओ, चुन्नू आते हुए बोला था। देखो, मेरा दिमाग ना खराब करो तुम, वरना याद रखना अगला नंबर तुम्हारा ही है। तुम्हारी शादी में ऐसे ही फ़ोटो लूँगी। पता है, और मैंने सोच लिया है, इतनी शादियों में लड्डू बांट कर मैं कोर्ट मैरिज ही कर लूँगा, वो अच्छा है। और तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं स्पेशल फोर्स बुलवा लूँगा तुम्हें संभालने के लिए। ओ, ये बुआ नाच क्यों रही हैं? इला उसकी बात पूरी होते ही तुरंत बोली तो सबका ध्यान उस तरफ गया। खुशी का नाच है, कला पलट कर बोली थी। अब फोटो ले लो, देखो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। इससे पहले कूट दूँ एक आधे को, जो करना है कर लो, वो गुड्डू जी के साथ आगे बढ़ती हुई बोली तो स्नेह का दिमाग फिर एक बार घुमा। सुनिए, स्नेह धीरे से सामने कैमरे को देखती हुई मोह से बोली थी। मोह मुस्कुराकर उसकी तरफ बिना देखे बोला था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलो ना, अकेले में, स्नेह शर्म से बोली थी और मोह ने पलटकर उसे देखा था मोहब्बत से। सोच लो, मैं 1 घंटे से पहले वापस नहीं आने दूंगा। आप भी ना, स्नेह मुस्कुराकर बोली तो उसने उसकी हथेली धीमे से पकड़ी थी। चलो ना, मोह बेताब सा हुआ था तो स्नेह ने धीरे से इधर उधर देख उससे हथेली छुड़ाई थी और आगे निकलती हुई चली गई थी और वो दीवानों सा उसके पीछे गया था, सबको देखते हुए। छत पर जगमगाती हुई झालरें, सुंदर सा सजीला आसमान, बाहर की और नीचे की भीड़ भाड़ से शांत। एक ठंडी लहर स्नेह को महसूस हुआ तो उसने साड़ी का पल्लू घुमाकर पकड़ा था, पीछे देखते हुए जहाँ से उसे मोह आता हुआ दिखाई दिया। कहो, क्या कहना है? ऐसे तो तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया, आज कुछ खास प्यार आया है मुझ पर? मोह उसकी भरी भरी चूड़ियों से कलाई छूता हुआ उसकी कमर पकड़ता हुआ उसे खींचकर बोला तो स्नेह उसे नज़र बिना हटाए देखते हुए उसके सीने से लग गई। स्नेह, मोह ने पुकारा था बेहद संजीदगी से। यूं जमी हुई नज़रें यूं ही स्नेह की नहीं होती। छलक आई आंखों की नमी से वो बोली थी, कुछ हुआ है क्या स्नेह? मोह उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करता हुआ बोला था। बहुत प्यार करते हैं ना आप मुझसे? वो धीमे से बोली थी। क्या मेरे बताने में या सताने में कमी है स्नेह? अगर है तो कहो, कैसे बताऊं कि बहुत प्यार है तुमसे? आपके सताने में कोई कमी नहीं है जी, बस मैं ही तो कुछ कम थी आपके लिए। फिर वही बात, ये बोलने के लिए बुलाया है तुमने मुझे?
मोह उसकी बात समझकर नाराजगी से बोला था। सुनिए तो। स्नेह उसका ब्लेजर मुट्ठी में भर उसके फेर चुके चेहरे को देखकर बोली। वो भीगे भीगे से सेट बाल, गुलाबी से हुए होठ और उसका वो श्यामला मुखड़ा कयामत हिला देता था वो यूं रूठ कर। सुनिए ना, ये सौभाग्य है मेरा कि आप कभी मुझसे आगे कुछ सोचते नहीं, पर यूं ना कहा करिए कि आपको हमारे बच्चों की ज़रूरत नहीं। नहीं है ज़रूरत मुझे। क्या चाहती हो स्नेह, मैं ये बोल कर तुम्हें तकलीफ़ दूं कि हाँ ज़रूरत है मुझे बच्चों की? समझती क्यों नहीं हो स्नेह, नहीं चाहिए मुझे बच्चे। मोह तड़प सा गया था। सच में नहीं चाहिए आपको? स्नेह की पलकें भीग गई थी अब। नहीं। मोह झुझलाकर मुड़कर खड़ा हुआ था। क्या स्नेह मोह को ये बात बता पाएगी या फिर मोह का मूड देखते हुए चुप हो जाएगी? और जब मोह को स्नेह की प्रेगनेंसी वाली बात पता चलेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जानने के लिए देखिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। कल मोह और स्नेह को अंतिम विदाई देने ज़रूर आइएगा आप सब लोग। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कल इस कहानी का लास्ट एपिसोड है। जिसका शुरुआत हुई है उसका अंत होना भी निश्चित है इस सृष्टि पर। वैसे ही इस बेहतरीन कहानी का भी अंत होना है। उम्मीद करती हूँ आप भी मोह स्नेह को बहुत मिस करेंगे और साथ ही पूरी आतंकवादी परिवार को। ऐसी पारिवारिक फैमिली आपको कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और किस चीज़ को आप लोग सबसे ज़्यादा मिस करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में कल। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।